बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स 2023 हुकूमत की जानिब से कानून बना दिया गया है। दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की पंजाब नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट 2023 जो है उसको कानून बना दिया गया हुकूमत की जानिब से। नवाज शरीफ साहब और अब क्या जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो रही है? क्या मुमकिन है या इस बिल से वो फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, ये जो बिल है, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। ये आज एक सरप्राइज था। जो सारा दिन हमने सुना कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनको बताया आके, जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, कि ये जुमे के दिन से ये कानून बन चुका है। और ये बुनियादी तौर पे जितना मैं थोड़ा सा इसको समझा हूँ वो ये है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब की जो यानी जो वो अज़ खुद नोटिस लेते थे, उस अज़ खुद नोटिस को जो बेंच उसकी समाअत करता था नजरसानी में, तो वही बेंच होता था जो कि पहले बेंच था जी। यानी अगर पहले मिसाल के तौर पे फैसला दिया है 3 रुकनी बेंच ने, ठीक है। तो जब आप अपील में गए या रिव्यू में गए तो वो 3 रुकनी बेंच ही है जी। तो वो 3 की जगह 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। लार्जर बेंच उससे बड़ा होगा साइज में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 3 जजेस जो पहले जिन्होंने फैसला दिया था, या चार जजेस जो पहले फैसले में थे, वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। ठीक है, और बेंच बड़ा हो जाएगा। एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि बेंच बनाएगा कौन? तो बेंच बहरहाल चीफ जस्टिस ही बनाएंगे। यही मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें, जैसे आपने भी जहांगीर तरीन साहब की बात की है और नवाज शरीफ साहब की बात की। अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो फैसला है वो तो सुनाया था 5 रुकनी बेंच ने जब, तो उस बेंच के तो सिर्फ एक ही रुकन मौजूद हैं इस वक्त, बाकी तो सारी जज साहबान रिटायर हो गए और वो हैं चीफ जस्टिस साहब खुद। तो अगर वो रिव्यू में जाते हैं तो बेंच जो है वो बनाएंगे तो चीफ जस्टिस ही। वो जो पॉइंट था ना कि 3 रुकनी कमेटी बनाया करेगी सीनियर जजेस, वो नहीं है इसमें। चीफ जस्टिस के पास ही पावर है कि वो बेंच कितना बड़ा बनाते हैं, क्या साइज क्या। तो ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर दूसरी जो बात है वो आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक बात की है और हम थोड़ी देर में उसको उसकी दिखा भी देते हैं उसका रेफरेंस। आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जो वफाकी वजीर कानून है वो ये कह रहे हैं कि इससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन मुस्तफीज नहीं हो सकते। और उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है। यही वजह है कि वो इस ऑर्डर एक्ट से फायदा नहीं उठा सकते। यानी ये जो है ये पहला और आखिरी तस्वुर होता था। बात वो ये कि अगर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपील कर चुके हैं पहले और फायदा नहीं उठा सकते, तो फिर इसको क्या करना है? ये क्या है कानून? इसमें जो है आम आदमी के लिए, फिर वो कह रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और इसमें जो है वो एक यानी आप समझें कि एक नजरसानी जो होगी वो आम आदमी के लिए होगी। यानी 3 बड़ा अच्छा है, दोबारा से बहस होगी। यानी अगर फर्ज करें 3 जजेस ने एक फैसला दे दिया तो दोबारा अपील हुई, अब वो 5 जजेस अगर बैठते हैं, फर्ज करें बनाएगा बेंच चीफ जस्टिस ही। ये ध्यान में रखें, चीफ जस्टिस की पावर्स नहीं कम हुई हैं। वो पहले जो बात चल रही थी ना कि सुमोटो का इख्तियार 3 जजेस को होना चाहिए, चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस के पर कट, वो ऐसा नहीं है। बेंच चीफ जस्टिस ही बनाएगा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि उसमें नए नए दलाइल नए सिरे से सुना जाएगा पूरा केस। अब आजम नजीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि वो अपील कर चुके हैं। मैंने आपको जियो न्यूज का दिखा भी दिया। तो जियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो अपील कर चुके हैं। तो ये जो बात है, फिर मुझे तो इसमें नहीं समझ में आ रहा कि ये बात क्यों चल रही है।
शायद कोई नुक्ता ऐसा हो जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब वजीर कानून ये कह दिया उन्होंने, एक बड़ा, दोबारा कर दिखाएं इसको, ये बहुत आप समझें कि एक स्टेटमेंट है उनकी, जी। ठीक है ना। और वो स्टेटमेंट जो है, ये ऊपर के जो सेकंड दो पे, यहां रोकिएगा प्लीज, यहां पे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी अपील का हक यूज कर चुके हैं दोनों। जी। तो यानी ये मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि नया कानून जो है वो आ गया है, उसमें वो अपील, पहले वो खबर चली कि जी अपील का हक मिल गया, हाँ हाँ। फिर जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब ने ये कहा, थोड़ा सा अगर हम पहला पैराग्राफ दिखाएं इसका ना, पहले ये खबर चलती रही कि जी वो जो है वो उनको वो अपील कर सकेंगे, फिर उसके बाद ये खबर आई कि जी अब ये जो स्टेटमेंट आई है आजम नजीर तारड़ साहब की, वो उस पर वजाहत फरमा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के अलावा नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, वो इस ऑर्डर से फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो ये जो बात है, अच्छा फिर जो बेंच है वो बहरहाल उमरता बंदियाल साहब भी बनाएंगे। अच्छा फर्ज करें अगर इसमें रिव्यू में जाते हैं, फर्ज करें अगर इस बात को आजम नजीर तारड़ साहब के हटा भी दी जाती है ये बात कि नहीं, हालांकि नवाज उन्होंने शरीफ साहब स्टेटमेंट दे दी, रिव्यू में उन्होंने चाहते हैं। स्टेटमेंट, ये वजीर कानून कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता समझ में आती कि क्या किस तरह से ये मुख्तलिफ बातें सामने, सुबह एक बात हुई, अभी उन्होंने एक बयान दे दिया। इशू ये सारा कि फर्ज करें आजम नजीर तारड़ साहब के नुक्ता नजर को साइड पे रख दें, और वो ताहयात नाहली वाला इशू जो चल रहा है उसमें वो तो डिफाइन होना है ना। अच्छा अब वो, लेकिन वो ताहयात नाहली जो है वो फिर वो तो अपील कर चुके हैं इनके बकौल जी। अच्छा ताहयात का वैसे एक क्लियर होना जरूरी है। ये जो है ना उम्र कैद, ये भी आपके पास कोई उम्र कैद का नहीं है, कहीं कोई 7 साल है, कोई 14 साल है, कोई वो दिन उसमें काउंट हो जाते हैं, कोई किसी ने, तो ये इसी तरह से ताहयात नाहली का कोई उसमें है नहीं, उसकी वजाहत बड़ी जरूरी है कि ताहयात नाहली क्या है, मतलब उसकी वजाहत जरूरी है। तो ये अब एक जो है ना एक अजब सी बात, अब देखते हैं इसके ऊपर लीगल बहस होती है तो किस रुख पे जाती है, क्योंकि अगर फर्ज करें यानी वो नवाज शरीफ साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने अपील कर दी, नजर सानी की अपील कर दी, जी। इनके मौकफ के बरक्स, यानी वजीर कानून के मौकफ के बरक्स, वजीर कानून जो है वो कोई उधर खड़ा हो गया, लगता है सदर जो है वो खड़े हो गए हैं जाके हुकूमत के साथ, हुकूमत लगता है खड़ी हो गई है जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के। मेरे को अजीब सा ये समझ नहीं आ रहा अभी। बहरहाल अब मसला ये है कि अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब ये आजम नजीर तारड़ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे रख दें और वो अपील में चले जाते हैं, वो और जहांगीर तरीन साहब, तो वो जो बेंच बनेगा तो उस बेंच को चीफ जस्टिस ही बनाएंगे। ठीक है। और अगर सुमोटो लेना होगा तो सुमोटो का इख्तियार अभी भी चीफ जस्टिस के पास ही है। तो ये जो चीज है ये अब उसमें अब इसीलिए उसकी समाअत हो रही है ऑडियो लीक्स की और बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर, अब कि ये किस तरह से ये गुत्थी को सुलझाते हैं, यानी मुझे तो इसको नहीं समझ में आया। सारा दिन तो ये चलती रही बात कि जी वो शायद अपील कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि अपील ही नहीं कर सकते तो आम आदमी के लिए, तो अब इसकी वजाहत कैसे होगी। लेकिन बहरहाल ये तय है कि जो सुमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही है। ठीक। वो जो बात थी ना कि वो 3 जजेस की कमेटी होगी और सीनियर, वो नहीं है इसमें, इस एक्ट में। तो एक तो बात ये हो गई। तो ये अब दोनों तरफ से दलाइल आएंगे, कुछ उधर से बात होगी, कुछ इधर से बात होगी, लेकिन जो वजीर कानून ने बयान दे दिया, ये मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने बयान जो इस वक्त वो उन्होंने कह दिया कि फायदा नहीं होगा, तो वो फायदा नहीं होगा तो फिर कानून तो बनाया उनके लिए, तो इस कानून की क्या तुक थी, या कोई और कोई आम आदमी के लिए बन गया शायद गलती से मतलब है कि ये तो बनाया तो उन्हीं के लिए, हम हमारे तो सुबह से यही ध्यान में था, ये थोड़ी देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी और चूंकि पब्लिश हो गई है तो इसलिए, तो देखते हैं कि क्या किस तरह जाते हैं मामला। दूसरी जो बात है, देखें हुकूमत तो अब आज जो है वो 316 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में था, 285 रुपए कुछ पैसे इंटरबैंक में और 316 का ओपन मार्केट में था डॉलर। तो इसमें इशू ही है सारा कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल और मसाइल दर मसाइल दर मसाइल।
वो किस तरह निकलते हैं। कल उनको JIT ने तलब कर लिया 4 बजे, फिर उसके बाद बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं पार्टी को, ये सारा कुछ। लेकिन इसमें एक दूसरी बात है कि ये सिर्फ देखना ये है कि ये जो पहले तो ये है कि PDM क्यों बना था, PDM के बनने की वजह क्या थी जी। ये इत्तेहाद क्यों बना था, PNA क्यों बनी थी, मतलब MRD क्यों बनी थी, PDM एक इत्तेहाद है वो क्यों बना था, मतलब अदलिया बहाली तहरीक क्यों चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब, मतलब PDM का इत्तेहाद बना था इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए पहले, और फिर वो हुकूमत बन गई। तो अब तो इमरान खान साहब को जो अगर वो इन तमाम मसाइल और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो शिकार हैं, तो उसमें कोई PDM का तो मकसद क्या यही था ना, मतलब वो तो हासिल हो गया, तो PDM का तो रोल नहीं है। मतलब इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए तो अदलिया बहाली तहरीक तो फिर क्या है, या मतलब भुट्टो साहब की हुकूमत गिर गई तो फिर PNA, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो इमरान खान साहब को कोई सियासी बयानिया या उस मामले में तो इमरान खान साहब नहीं गए ना। भाई इमरान खान साहब ने तो ये जो 9 मई का वाकया, बदकिस्मत वाकया तारीख का जी। ये हुआ है ना, तो इस वाकये के नतीजे में इमरान खान साहब जो है वो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। उसमें जो इनका रोल तो नहीं है ना, इनका तो सियासी बयानिया, इकोनॉमी, गवर्नेंस, मतलब ये था ना सारा। तो अब वो जो 9 मई के बाद वो तितर बितर हो गया, सारा का सारा जो एक सियासी मंजरनामा है ना वो तितर बितर हो गया कि इमरान खान तो अपनी प्रॉब्लम से पड़े हैं, मगर मसला ये है कि वो PDM का जो एक बुनियादी चीज थी ना कि हमने मतलब पहले ये था कि हुकूमत गिरानी है, फिर कहते फितने को खत्म करना है, सर को चलना है, छोड़ना नहीं है, मोड़ना मतलब वो तो सब कुछ हो रहा है ना खान साहब, तो वो उसमें PDM अब किधर है ये सवाल है। उसमें उनका तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो इमरान खान साहब ने खुद पंगा लिए उनके लोगों ने, और ये आग वाग लगाई जो भी कुछ हुआ, और अल्लाह खैर सल्ला। PDM का क्या बना, ये मेरा ये सवाल है। अब देखें ना, कल बहुत एक शानदार जलसे से खिताब किया मरीम नवाज साहब ने यौम तकबीर के हवाले से, और लिबर्टी चौक लाहौर पे, लेकिन उसमें भी ऑडियो रिकॉर्डेड पैगाम था नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब की स्पीच तो नहीं चली लाइव तो क्या रिकॉर्डेड चलाना, और मतलब वो रिकॉर्डेड चलता रहा। तो कोई ऐसे मसले हैं ना जो नवाज शरीफ साहब आ भी नहीं रहे और उनकी स्पीच भी नहीं चली, और ये बड़ा जरूरी था कि कल उनकी एक स्पीच तो होती, कम से कम यौम में तकबीर पे उनकी स्पीच जो थी वो रिकॉर्डेड थी। और उनकी मतलब मरीम नवाज साहबा जो हैं वो उन्होंने तकरीर की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की लाइव नहीं दिखाई गई, मतलब वो नहीं हमें नजर आया ना। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हैं अभी PDM के, जिन राजों से पर्दा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही उठा सकते हैं कि वो क्या है मामला। हाँ। मतलब कि ये क्या है, मतलब है कि इमरान खान साहब तो अब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5, उनके लोग तो टूटते जा रहे हैं, वो कोई हुकूमत के कहने में थोड़ी टूट रहे हैं, वो कोई नून में थोड़ी आ रहे हैं, देखिए ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो नून में आने रहे, तो भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसला किया है कि वो हम तो नहीं लेंगे। इसका मतलब है वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, जा भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो शुरू भी कर दिया ना लेना। लेकिन मसला ये है कि मैं इसको पहले दिन से लेकर आज तक समझने से कासिर हूं कि इसमें से मुस्लिम लीग नून को क्या मिला है, ये मुझे कोई बता दे। मतलब अगर मेरी तो इंतहाई करीबी उनसे बहुत ही हमारी काबिल एहतराम वजीर इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, वो किसी वक्त अगर किसी महफिल में वो मोबाइल से हट के अगर तवज्जो दें दाएं बाएं, तो उनसे वो देखा जाए कि उनसे हम बात करें कि आप ये बताएं कि इस हुकूमत ने, क्यों अक्सर होता है ना वो मोबाइल के ऊपर वो ज़्यादा होती है, वो आदमी एडिक्ट होता है थोड़ा सा, एनीवे तो वो संजीदा महफिल में भी वो मोबाइल पे ही होती हैं अक्सर। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि वो हमें कोई हुकूमत का शख्स ये बताया कि इसमें इस पूरे मामले में देखें कभी रात को अच्छा इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है किनकी, राना सनाउल्ला साहब की वजीर दाखिला। इस वक्त ये सारा इशू देखें ना, इशू सारा वजीर दाखिला, गिरफ्तारियां हो रही हैं,
वो आपके जो हैं वो सहाफ़ी गायब हैं, इमरान रियाज साहब का पता नहीं, समीर से सवाल सवालात पूछे जा रहे हैं, ये इशूज़ वो इशूज़ वो इनके मतलब जाहिर है वज़ीर दाखिला का बड़ा रोल है। फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। तो अच्छा उधर जो है तो इसमें ये मिला क्या, और फिर उसके साथ ही एक और पार्टी कहीं से जन्म ले रही है, एक पार्टी या दो पार्टियां खुदा जाने, वो जो है वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है कोई, जिसके बारे में फैसला हुआ कि उसका नया कोई नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा ये अभी पता नहीं है, कौन सी शख्सियात होंगी उसमें ये पता नहीं है, कब ऐलान होगा ये पता नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टी बनती है, फिर मैं वही नुक्ता फिर उठा रहा हूं कि वो पार्टी अगर बनती है पंजाब में, उसकी ज्यादा रूट्स होंगी ना, तो वोट मियां नवाज शरीफ साहब के तोड़ेगी या पीटीआई के तोड़ेगी। मतलब वो ऐसा तो नहीं हो, या तो ये सारे के सारे जो मैं बात कह रहा हूं, अब देखिए ना जहांगीर तरीन साहब एक कदावर शख्सियत है ना सियासत की। आपका क्या ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने मतलब वो अगर ये पूरी पार्टी बन रही है तो उनके ज़हन में क्या होगा? वजारत उज़्मा ही होगी ना, कि एक तो वो अहल हो जाएं और फिर उसके बाद वजारत उज़्मा। ये आपका ख्याल है कि वो जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर चाहेंगे कि यार मैं पंजाब इनको दे दूं और फिर मेरे मत्थे लग जाए वफाक, फिर मत्थे खजाना लगा हुआ है और मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब फिर वही रौला। तो मतलब ये क्या है? और फिर वही, क्योंकि वो अहलियत और नाअहलियत वाला सवाल भी खड़ा है, उसमें बहस होनी है। जैसे मैंने कहा ना, आजम नजीर तारड़ साहब ने बात जो की है वो क्या है, अब उस पर बहस चल पड़ेगी ना। तो ये अपनी जगह एक सवाल है कि मुस्लिम लीग नून को क्या हासिल हुआ और अभी भी क्या हासिल हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब के लिए तो मसाइल हैं और वो जीरो टॉलरेंस के ऊपर है। रियासत हमले हुए, आग लगाई गई, सब कुछ हुआ, सारा एक जो उस पर कौम, वही बात है ना कि उसके ऊपर सदमा क्या, बस वो अफसोस, ब्लैक डे मनाया जाए, जो भी किया जाए उस पर मतलब बेजार है। मतलब लोग इतना अफसरदा है, आम आदमी इतने लोग परेशान हैं इस बात पे कि क्या हुआ है इस वक्त, अचानक क्या हो गया है। लेकिन मैं उसके अलावा भी आपको एक बात बताऊं, जो ये शायद खान साहब को और इनकी बाकी साथियों को अंदाजा हो, ये जो सड़कें वड़कें बंद होती थी ना रोज सुबह सुबह सुबह, सड़कें बंद, शहर बंद, सड़कें पर, वो अब थोड़ा सा उस हवाले से मतलब लोगों को सुकून है कि सड़कें तो खुली हैं कम से कम, मतलब 7 बजे चल पड़ो, पहुंचो, आगे पीछे लोग, अब एक सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, ये तो अब खान साहब जो है वो कम से कम एक स्मूथ हो रहा है मामला, कि वो कॉपरेट भी हो रहा है अदालतों के साथ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन वो जो पूरा मतलब एक सिक्योरिटी वाइज, वो तो एक दूसरा वाकया हुआ ना जो बदकिस्मत वाकया दरम्यान में पेश आ गया, लेकिन उससे हटके भी लोग परेशान थे। मेरा से नुकता यह है कि अब इस मरहले पे जब ये एक्ट भी पास हो गया है, अभी ऑडियो लीक, अच्छा 14 मई तो गया ना, 14 मई की रिव्यू पिटीशन चल रही थी, वो तो चल, इलेक्शन नहीं हुआ, वो तो अब क्या उस पर होता है, वो अगर वो जुम्मे से लागू हो गया है, उस पर भी सुमोटो लिया था तो उस पर लार्जर बेंच बन जाएगा। देखिए ना, उस पर लार्जर बेंच बन जाएगा 14 मई के ऊपर, और अगर उस पर लार्जर बेंच बन जाएगा तो वो भी कौन बनाएगा? वो भी उमर अता बंदयाल साहब बनाएंगे। तो वो जजेस तो वो कह देंगे कि 3 थे तो चलो 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो लार्जर बेंच रिव्यू में। तो ये जो है ना, ये अभी इसको देखना है कि ये पीडीएम जो हुकूमत है वो अब क्या करेगी। और डॉक्टर साहब, अगर खान साहब नहीं होते तो फिर ये जो पीडीएम है, इसमें से अगर पीडीएम ही ना होती भाई, अब क्या होगा? ये तो ऐसे ही है कि ऑपोजिशन में इफ्तिखार चौधरी साहब को ना हटाते तो अदलिया वाली तरीकी ना होती, भुट्टो साहब को ना हटाना होता तो पीएनए ना होती। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद में पहले तो था कि इमरान खान साहब को हटाना है, फिर उनको ये कहा गया कि जी 2-3 ऑप्शंस हैं, आप या तो इलेक्शन में चले जाएं, उन्होंने कहा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम तो हुकूमत करेंगे, मुल्क ठीक करके जाएंगे। फिर दरमियान में ये आ गया कि मुल्क तो ठीक नहीं हो रहा है, फितने को चलाएंगे। ये टारगेट, अब सब कुछ हो गया। मईशत तो क्या कहें, वो तो मेरा सवाल ये है। और इमरान खान साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। ईसीएल में नाम भी, वो तो बाहर उन्होंने नहीं जाना था, लेकिन बहरहाल ईसीएल में नाम डल गया उनका, और बहुत मसाइल हैं उनके। मैंने आपसे कहा ना कि अभी ये डिस्कस हो रहा है कि आज और लोग चले गए, जो मिलिट्री ट्रायल जो होगा वो और लोग मांग लिए गए हैं। मेरा वही नुकता है फिर कि ये तो इमरान खान साहब के लिए तो बहुत मसाइल है, वो नाअहल भी हो सकते हैं इसमें, उनको सजा भी हो सकती है,
ठीक है, उनको सज़ा किस लेवल पे हो सकती है, उनकी पार्टी पे पाबंदी भी लग सकती है, पार्टी जो कि उसमें लोग नहीं हैं। लेकिन एक अभी दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी साहब और जो उन्होंने नॉमिनेशंस नई की हैं रऊफ हसन साहब की और बाकी शख्सियात की, तो वो दरवाज़ा अभी खुला हुआ है कि शायद मतलब ये पार्टी सेनेटर्स भी उसके हैं। हाँ। तो मतलब वो पार्टी है, आगे क्या होता है वो भी देखना है। लेकिन इसमें फिर मैं वही बात कह रहा हूं ना कि जो इशू था वो था कि इमरान खान साहब का को कैसे टैकल, ये जो पार्टी जो ये बन रही है पार्टी जहांगीर तरीन साहब की, ये किससे मुकाबला है इसका, ये एक सवाल है। पीटीआई तो नहीं है ना भाई, पीटीआई के तो लोग तोड़ के फोड़ के उधर चले गए, जो हुआ सारा वो गए। अब जहांगीर तरीन साहब का मुकाबला किससे होगा जी? नून लीग। नून लीग। देखें ना मसला, वो या तो ये तमाम लोग नून लीग में शामिल हो जाते, वो तो नहीं हुआ, और सारे पीटीआई के लोग नून लीग में आते, नून लीग होती पंजाब में। तो ये तो एक और ऑन ग्राउंड पार्टी, देखे ना जहांगीर तरीन साहब ऑन ग्राउंड बैठे हैं ना। तो अच्छा, यहां पे फैसल वाडा साहब एक्टिव हैं, फवाद चौधरी साहब की बात हुई है, चौधरी सरवर साहब से आज में, तो वो एक मुलाकात हुई अलीम खान साहब के, अलीम खान साहब राब्ता है भी नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा जो नुक्ता है वो ये है कि ये जो पार्टी है या ये जो जमात है, ये जमात किसको नुकसान पहुंचाएगी सबसे ज्यादा? मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस में। तो ये क्यों बात नजरअंदाज हो रही है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने से, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो अभी भी वो जो बात कर रहे हैं, तो वो बात तो वही हो रही है ना जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है, जैसे कि राना सनौल्ला साहब बात कर रहे हैं, या वो जाहिर है इस वक्त जो मसाइल कैदी और मुख्तलिफ इशूज, ख़वातीन का मामला आगे पीछे वो सारे चल रहे हैं। मेरा सवाल ये कि इसका ये जो पीडीएम है ना, मतलब मुस्लिम लीग नून, क्या मुस्लिम लीग नून इसकी पीटीआई तो ने तो हिट किया ना अपने आप को, बुरी तरह से खुद ही हिट किया ये 9 मई से। लेकिन ये पार्टी जो अब फर्ज करें, देखें इनका वो, अच्छा इमरान खान कहते हैं मैं जिसको कह दूं तो वो उसको वोट मिल जाएंगे। अगर उनकी पार्टी कलदम नहीं होती और वो इमरान खान साहब पे ही रहता है मामला, और बाकी लोग जो हैं वो जाहिर है पार्टी चलाते हैं, ये ऑप्शन है ना जी। तो उस सूरत में अगर वो कहते हैं कि मैं बाकियों किसी को, तो वो भी वोट काटेंगे लोग, वोटर्स हैं, वोटर कट्टा पक्का वोटर है इमरान खान का। अगर ये नहीं, अगर इमरान खान साहब तक रहता है मामला और उनके चंद लीडरान को सजाएं वजाएं हो जाती हैं ऊपर, या जो नीचे लोग थे उनको सजाएं हो जाती हैं, और पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको कलअदम नहीं करार दिया जाता, या उसको दहशतगर्द वाली जो बात कल मैंने की थी जी। ये हुकूमत के आइडियाज हैं। ये बात जो मैंने की थी ये हुकूमत के आइडियाज हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ये हो इम्प्लीमेंट हो, गौर किया जा रहा है, गौर किया जाए। मैंने तो ऑप्शन बताए थे ना। लेकिन फर्ज करें इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी, और एक सोच ये भी तो है ना कि पार्टियों पर हम पाबंदी नहीं लगानी चाहिए हमें। सियासी सोच में हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन पार्टियों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो अब पार्टियों पर पाबंदी अगर हुकूमत नहीं लगा रही तो इसका मतलब है कि फिर इनके ऊपर पाबंदी, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि हम तो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो मेरा फिर नुक्ता नजर ये है कि वो दहशतगर्द के ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं, या उन्होंने होना है, या वो एक शख्स ने होना है, 2 लोगों ने होना है, 10 लोगों ने होना है, 50 ने होना है, जो मुलविस थे 100 ने होना है। भाई 10,000 आदमी अंदर है ना, ये 12,000, तो 12,000 तो दहशतगर्द, मतलब कुछ को मुख्तलिफ सजाएं होंगी ना, या कुछ रिहा हो जाएंगे, कुछ बाकी। इशू ये है कि वो ये जो पॉलिटिकल मंजरनामा है ना वो धुंध में है अभी। सर ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस। एक तो अदालत का फैसला जी, ये हाँ, ये अपनी जगह बात है कि वो आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिया, तो ये हाँ, इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि ये क्या उन्होंने इमरान खान साहब से तो रब्ता उनका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रब्ता, है ना। इमरान खान तो जाहिर है कि आरिफ अलवी साहब एक, उनके पास एक ऑफिस तो है, लेकिन उन्होंने ये जुमे के रोज से साइन किया होता, किसी को पता नहीं। खान साहब को ये है ना कि देखिए ना, आरिफ अलवी साहब मतलब है कि वो दरमियान में एक रोल प्ले करते रहे, परवेज खटक साहब भी के मामला ठीक हो, आरिफ अलवी साहब भी, लेकिन वो नहीं हो सके। ठीक है डॉक्टर, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस अब ना उन पे हुकूमत ट्रस्ट कर रही है, ना उन पे खान साहब कर रहे हैं, तो वो कहीं दरमियान में आरिफ अलवी साहब भी। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। ये क्लियर नहीं है जो पॉलिटिकल पिक्चर। जी, एक ब्रेक हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ये जो कानून साजी की गई हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट, इस पे अभी भी उभाम मौजूद है? इस पे उभाम है। एक तो ये कि आजम रजी तारड़ साहब का जो बयान में अभी उन्होंने दिया है जियो को, और मैंने वो दिखाया है यहाँ पे, ये कंफ्यूजन है। दूसरा जो है वो ये है कि इसको 8 मई को बंदयाल साहब ने, उमरता बंदयाल साहब ने 8 रुकनी जो उनका बेंच था, जी जी, उस बेंच ने इसको सदर को भी कहा था कि इसमें साइन नहीं करें और इसको आपने कानूनी बनाना रोक दिया था। उसकी उन्होंने समाअत रख ली है 1 जून को। दोबारा 1 जून को यही मामला सुना जाएगा कि ये एक्ट पे साइन कैसे किया आपने। उन्होंने रोक दिया था सदर। अब सदर, मुझे नहीं पता सदर पे तो आइन तो नहीं लगती, वो तो इम्यूनिटी होती है, नहीं होती इस केस में क्या, लेकिन वो 1 जून को वो बेंच की अभी डेट आ गई है कि 1 जून को उस केस की समाअत होगी जो केस 8 मई को उन्होंने रोक दिया था कि इसको प्रोसीजर को, यही इस जो प्रोसीजरल एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड जी प्रोसीजर, प्रोसीजर एक्ट, इसको यहां रोक दिया जाए, इसको इस पे कोई साइन ना करे जी। 9 मई को ये बदकिस्मत वाकया पेश आ गया। उन्होंने कहा कि मैं 3 हफ्ते के लिए इसको शायद पोस्टपोन कर दिया था उन्होंने, वो अब वो 1 जून की उसकी डेट लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो 8 रुकनी बेंच इसी को सुनेगा, और उसमें उन्होंने पाबंद कर दिया था कि इसको आप स्टेल कर दें, इसके आगे ना बढ़े। तो ये मामला अभी जो है देखना है कि किस तरफ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहां पे मामला जाती हैं। और बड़ी बदकिस्मत ये है कि डिवीजन जो है उस वक्त हो रही है जबकि वहां से मुकदमात की अपीलों ने आना है यहाँ पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट्स में। तो ये बड़ी क्लैरिटी जरूरी है हुकूमत की तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से कि भी सामने आए कि ये क्या है इस एक्ट का। ये भी मतलब इसके कई पहलू हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, 2 अहम शख्सियात है। एक तो यह कि 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान एक पहुंच गई हैं और एक ने पहुंचना है। एक तो जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं बरतानिया के, सर पैट्रिक सैंडर्स। सर पैट्रिक सैंडर्स 5 रोज़ा दौरे पे, आर्मी चीफ के की दावत पे, जनरल सईद आसिम मुनीर की दावत पे पाकिस्तान, 5 रोज़ा दौरा। और यहाँ पे मुख्तलिफ डिफेंस पैक्ट उनके पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं। 5 रोज़ा दौरा एक तवील दौरा है जी। तो उससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो डिफेंस लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे मजबूत ताल्लुकात हैं। दूसरा जो दौरा है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ तरफ से हो रहा है, और वो कल एक शख्सियत तशरीफ ला रही है पाकिस्तान, और उनका नाम है सरजाई एलेनिक। अच्छा, ये जो है सरजाई एलेनिक, ये हैं वजीर खारजा। पूरी दुनिया की नजरें इन पे इस दौरे पे, वैसे पहले दौरे पे भी दूसरे पे भी। ये है बेलारूस के वजीर खारजा। बेलारूस यानी जो फ्रंट लाइन स्टेट है इस वक्त। सोवियत यूनियन टूटा तो बहुत सारे मुल्क तो चले गए ना, नेटो में चला गया, ईयू में चला गया, इधर बेलारूस नहीं गया। और बेलारूस यूक्रेन की जंग में 700 किलोमीटर तवील उसकी सरहद, अगर हम देखें बेलारूस को तो बहुत बड़ी सरहद। और ये उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप देखें ना कि लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवेकिया, ये सारे मुल्कों के साथ उनके लिथुआनिया, लैटविया और पोलैंड, इनके साथ उसके बॉर्डर, और यूक्रेन के साथ तो बहुत ही बड़ा बॉर्डर। तो इसकी, और चेक रिपब्लिक, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। चेक रिपब्लिक के साथ माजरत, चेक रिपब्लिक साइड पे, लेकिन यूक्रेन के अगर हम बेलारूस के बॉर्डर्स देखें तो वो आपको बड़े इंटरेस्टिंग बॉर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये 2 शख्सियत पाकिस्तान में। फिर तैयब उर्दुगन का सदर मुंतखब होना। तैयब उर्दुगन जो है वो अपनी जिंदगी में इलेक्शन नहीं आ रहे, कभी कोई इलेक्शन नहीं आ रहा उनका। और ये जो इलेक्शन है उनका, मतलब वो आप ये देखें कि मेयर इस्तांबुल, उसके बाद कैद, उसके बाद पाबंदियां, उसके बाद 2003 में उनका इलेक्ट होना, फिर उसके बाद 2023 तक उनका, और 5 साल के लिए, यानी वो 2028 तक अब सदन है, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से तो इतनी खुशियां यहाँ पे पब्लिक लेवल पे, सरकारी लेवल पे भी, तो ये यानी तमाम सियासी जमातें, आपके जो गैर सियासी जमातें, पब्लिक बहुत खुश जनाब तैयब उर्दुगन साहब के साथ एक बहुत ताल्लुक है। लेकिन ये कि वेस्ट ने बहुत ही गलत असेसमेंट्स की, उनको तकरीबन हरा ही दिया था, ठीक है। और अब सब सर पकड़ के बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि तैयब उर्दुगन जो है वो एक पावरफुल, इंतहाई पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आए हैं और आ चुके हैं ऑलरेडी। 2016 में जो बगावत हुई थी इनके खिलाफ, 15 जुलाई 2016, इनको तकरीबन दुनिया ने आइसोलेट कर दिया था।
वो लोग मिल नहीं रहे थे, मगरिब के लोग और ये यूरोपीय के लोग और बाकी लोग इनसे तकरीबन इनसे मिल नहीं रहे थे। एक तो पाकिस्तान फौरी तौर पे खड़ा हुआ, गुलन मूवमेंट को यहाँ से ख़त्म किया, यहाँ से भेजा सबको, जो बड़ा तकलीफ दे फैसला था, लेकिन बहरहाल किया पाकिस्तान ने, क्योंकि तैयब उर्दगन के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ। दूसरा ये हुआ कि उस बगावत के 2 हफ्ते बाद एक शख्सियत ने इनको दावत दे दी कि तशरीफ ले आइए। जब दुनिया थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि पता नहीं कहाँ मामला जाता है, क्या जाता है, ये होता, और उस शख्सियत का नाम था व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने इनको बुला लिया और इनकी मुलाकात हुई दोनों की, और ये मुलाकात बड़ी हैरानकुन थी, क्योंकि एक तो ताल्लुकात वो ज़ारे रूस के दौर से, सल्तनत उस्मानिया के दौर, पुरानी तारीखी कशीदगी, फिर शाम के अंदर वो बशारुल असद को सपोर्ट कर रहे थे, ये बशारुल असद के खिलाफ थे। तो मतलब है कि वो एक अजीब सा एक मामला, फिर लिबिया में बिल्कुल आमने सामने, फिर उसके बाद कई जगहों पे वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी। पुतिन की तरफ पुतिन इनको बुला लिया, इनकी मीटिंग हुई, वो मेरे ख्याल से तारीखी मीटिंग थी। उसके नतीजे में हुआ कि जो तैयब उर्दगन की पॉलिसी आप देखें, क्या खूबसूरत पॉलिसी है। तैयब उर्दगन की यूक्रेन से भी ताल्लुक है, जिसके नतीजे में ये गंदम की डील हुई है, दुनिया को रोटी मिल रही है इस वक्त, और साथ ही पुतिन के भी करीब चले गए, और इन्होंने उसी में फैसला किया कि S-400 खरीदने हमने। इनको पता था कि पाबंदी लगेगी। नेटो देखें, नेटो को इनकी जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है नेटो की। दुनिया नेटो में फौजें कौन सी हैं? 2 बड़ी सबसे दुनिया की, एक है टर्की और एक अमेरिका, ठीक है। तो बात यह है कि टर्की को इन्होंने S-400 का कर लिया, और अमेरिका ने पाबंदी लगा, जगा दे। अच्छा, इनका यूक्रेन के साथ भी ये मामला। अब इनका चाइना की तरफ रुझान ज्यादा है। उसकी वजह है, नहीं उसमें बीच में इवेंट्स हुए हैं ना। एक तो ये कि इनका मामला जो है बशार अल असद के साथ बेहतरी हुई। इसी महीने पिछले साल के एंड में हमने वो डिस्कस किया था, डिफेंस के मिनिस्टर्स और इंटेलिजेंस चीफ्स मिले, टर्की का, सीरिया, ईरान, मॉस्को में मीटिंग्स हुई। फिर 10 या 11 मई को फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हुई वहां पे। तो टर्की और सीरिया का मामला बेहतर हुआ, और टर्की ने जो वहां पर जो टर्की ने हदफ बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट हैं, उनकी वजह से वो अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था। तो एक तलखी और है। फिर उसके बाद जो बशारुल असद है, उनकी पोजीशन अब जरा बेहतर भी तो हुई है ना। एक तो ये कि वो उस वक्त तक तो वो सिर्फ रशिया के साथ थे, अब वो अरब लीग में वापस आ गए। तो अब आप ये देखें ना कि अब वो जो सुलह सफाई है वो ज्यादा। फिर आर्मीनिया अजरबैजान का मुआहदा हो गया, अजरबैजान और आर्मीनिया का मुआहदा हो गया। तो उसके नतीजे में सबसे ज्यादा फायदा जो होने जा रहा है टर्की को। देखें ना, टर्की सपोर्ट करता है अजरबैजान को, लेकिन अजरबैजान की सरहद नहीं है कोई। अब अगर नक्शा देखें तो अजरबैजान इधर है, टर्की इधर है, बीच में आर्मीनिया है जी। तो इसलिए एक यानी पहले सोवियत दौर में तो ये बड़ी जबरदस्त रूट्स थे, लेकिन बाद में ये ब्लॉक हो गए जब तो ये जो हैं, ये रोड, ये जो रूट्स हैं, ये दोबारा अब आने वाले दिनों के अंदर ये खुलने जा रहे हैं। और ये जो है, ये ज़ेंजिगोर कॉरिडोर है। अच्छा, ज़ेंजिगोर कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि ये टर्की से ये देखिए ना, सारा चाइना है ना, ये पूरा ये बेल्ट है। ये आप इसको स्टार्ट करें, अगर हम टर्की से लें ये, ठीक है ना, ये हम ये जो ब्लैक रेलवे स्टार्ट करें जी। तो एक तो ये है कि ये ऊपर से तिब्लिसी से, एक तो ये रूट है, ये BRI का रूट है, ठीक है। लेकिन जो कॉरिडोर है, ये तो BRI का मेंबर है। आपको ये ज़हन में रखें कि अजरबैजान बेल्ट एंड रोड का मेंबर है। सही हो गया, अजरबैजान। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, तो ये चाइना, ये पाइपलाइन तेजी के साथ आगे जाएगी। रशिया इसको पहली हब बना चुका है अपना गैस का। तीसरी जो बात है वो ये है कि अगर हम उस कॉरिडोर की पिक्चर को देखें, तो वो कॉरिडोर की पिक्चर ये बता रही है कि ये जो है, ये आर्मीनिया, यानी ये जो ज़ेंजिगोर, ये आप देखें ना, वो नीचे से ये गुजरा आर्मीनिया, और ये वो बाकू तक जा रहा है, यानी कैस्पियन तक, ठीक है। तो टर्की का जो कैस्पियन के अंदर एक उनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, और जो टर्किक नेशंस हैं, जो टर्की काउंसिल, वो सारी वो वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो टर्की जो है वो इंडिया के लिए उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तान की तरफ से, तो सारे ही लीडर्स ने मुबारकबाद दी। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब, उधर से वो बिलावल भुट्टो से, सब ने दिया। हर पार्टी के सरबराह ने मुबारकबाद दी, अमीर जमात इस्लामी, सब JUIF सब। लेकिन इशू है कि मोदी साहब ने भी दी। अच्छा, दिल पे पत्थर रख के दी। अभी तो G20 का बाइकआउट किया टर्की ने।
ठीक, अभी तो सऊदी अरेबिया, टर्की और इन सब ने बाइकआउट की है। सही। और दूसरी बात, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और बम फोड़ा है, और वो बम ये है, इसको बस क्लोज करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन इस बात कर लेंगे, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो 5वीं स्लाइड, सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने जा रहा है चाइना बेस्ड ब्रिक्स बैंक। ठीक है। ये जो ब्रिक्स बैंक है, ये तो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स बैंक बना था उसके बाद, जो कि 100 बिलियन, जो एनबीडी जो बैंक है, इसको, इसमें कुछ 100 बिलियन, और ये ब्रिक्स के मेंबर जी इसमें थे, लेकिन उसमें होता है कि वो मेंबर जी, जैसे साउथ अफ्रीका ने ले लिया था कोविड के दौरान $1 बिलियन, अब सऊदी अरेबिया इसका मेंबर बनने जा रहा है, यूएई पहले ही है। तो ये जो है ब्रिक्स जो है, इसमें एक तो अनइजी पार्टनर, ये सारे इवेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब मोदी साहब का दौरा वॉशिंगटन होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इतने इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं इस खत्ते में और दुनिया में कि फिर वही बात आके रुक जाते हैं कि ये बेंच में कौन मेंबर होंगे, ठीक है और आगे सर, क्या होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, हुकूमत क्या करेगी, खान साहब क्या करेंगे, आने वाले दिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदालत का इसमें इसको कैसे, इस एक्ट को क्या चैलेंज करेंगे, क्या इससे फायदा होगा, ये तीसरी पार्टी बन रही है, किसको फायदा होगा, क्या, ये सारे सवाल आने वाले हैं। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा।